हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी विषय का पेपर जो कि कल 18 मई को संपन्न हुआ है उसे लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यह पेपर एमडी यूनिवर्सिटी से संबद्ध विद्यार्थियों का है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा अभी नहीं हुई हैं, तो इसीलिए पेपर मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ ताकि उन बच्चों को इससे थोड़ी मदद मिल सके। तो आइए इस पेपर को देखते हैं। सबसे पहले इसने दिया है किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने 4 गद्य हैं, इनमें से आपको किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या करनी है। हमारी पुस्तक जो इसमें लगी हुई है वो ध्रुव स्वामिनी है जो कि गद्य है, तो उसी में से चारों गद्यांश आए हुए हैं। इनमें से आपको किसी दो की व्याख्या करनी है। एक की व्याख्या करके मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। पहला क्या है इसमें, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में तो नहीं डुबो सकता। तो संकेत लिखेंगे आप सबसे पहले। संकेत लिखने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक से ली गई है। अगर आपको पता है कि ये प्रथम अंक से ली गई हैं तो लिखिए, नहीं पता है तो आप इस शब्द को छोड़ दीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली गई हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस समय का वर्णन है इसमें, जब शकराज संधि के प्रस्ताव भेजता है और ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है, तो शकराज के संधि प्रस्ताव पर रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के शिविर में भेजने की व्यवस्था करता है। ध्रुव स्वामिनी उससे पूछती हैं कि क्या वो शत्रु को अपनी पत्नी उपहार स्वरूप दे देगा, उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। तब रामगुप्त बड़ी ही निर्लज्जता से हंसते हुए ध्रुव स्वामिनी से ये बातें कहता है। तो ये आपको प्रसंग में लिखना है। फिर आपको व्याख्या, तीसरा पॉइंट क्या बनाना है, व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से कहता है कि तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, कि ध्रुव स्वामिनी तुम सुंदर हो, तुम अप्रतिम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, परंतु क्या सोने की कटार पर मोहित होकर उसे कोई अपने हृदय में उतार ले और अपने प्राणों का त्याग कर दे, क्या ऐसा संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है, वो क्या कहना चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी तुम्हारे सौंदर्य, तुम्हारे मान सम्मान को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों को दांव पर नहीं लगा सकता। तो यह बातें रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को कही हैं। यानी इसके रामगुप्त के कहने का क्या आशय है कि वो किसी भी कीमत पर, यानी अपने प्राणों की कीमत पर ध्रुव स्वामिनी को नहीं बचा सकता। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। व्याख्या करने के बाद आप विशेष जरूर लिखिएगा। ये गद्य भाग है तो आप इसमें विशेष लिखिए। जब हम पद्य की व्याख्या करते हैं तब वहाँ पर हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं, तो आप यहाँ पर विशेष शब्द का यूज़ करें। तो विशेष में जब आप पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, कम से कम 4 या 5 पॉइंट जरूर बनाएं। तो विशेष में जो सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं वो आप इसी पहरे का भाव बताना। तो इसमें क्या भाव बताया गया है कि रामगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी की सुंदरता को तो मानता है, परंतु वो उसकी रक्षा नहीं करता क्योंकि उसका चरित्र कैसा है, कायर है। तो आप इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखें कि रामगुप्त एक कायर व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी के प्रति घृणित व्यवहार रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति के रूप में उसको दिखाया गया। अपनी पत्नी के प्रति घृणित व्यवहार रखने वाले व्यक्ति के रूप में उसको दिखाया गया है। आप 1-2 लाइनों में ये पहला पॉइंट लिखें। उसके बाद आप भाषा बताएं, भाषा कैसी है, सरल और सहज भाषा है। तीसरा पॉइंट बना दें आप, पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली है ये भाषा, ये भी लिखना जरूर। भाषा कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली है। अगला पॉइंट बना दे, इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। फिर एक पॉइंट और बना दे, संवाद शैली है। संवाद, आपस में बातचीत है ना, तो ध्रुव स्वामिनी जब इसे, हालांकि वो ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति इसमें नहीं दिखाई है लेकिन फिर भी ये संवाद शैली ही है। तो इस प्रकार विशेष में आप 4-5 बातें लिखिए। तो इस तरह से आपको ये किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आप इनको पढ़ लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य यानी उद्देश्य। अथवा में दिया हुआ है ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर रामगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए।
मैंने इस चैनल पर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित लगभग सभी प्रश्न करवाए हुए हैं, तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न में क्या है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। और इसने देखिए किन्हीं 4 के लिखे हैं और प्रश्न भी 4 ही दिए हैं। हालांकि इसको एक आध एक्स्ट्रा देना चाहिए था, लेकिन इसने 4 ही दिए और चारों के जवाब आपको लिखने हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के नामकरण की सार्थकता, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण, ध्रुव स्वामिनी नाटक की भाषा शैली और ध्रुव स्वामिनी नाटक की रंगमंचयता। रंगमंचयता यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक अभिनेता की दृष्टि से उचित है, सफल है, वो समीक्षा आपको करनी है। तो इन चारों प्रश्नों के ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप वीडियो में से देखें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। फिर जो व्यवहारिक हिंदी है हमारी, जो भक्तिकाल है हमारा, ये उस पर आधारित प्रश्न है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सिद्ध कीजिए कि भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। संत काव्य की विशेषताएं, राम काव्य की विशेषताएं और भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ। चारों ही प्रश्न बड़े आसान से पूछे हुए हैं। ये सभी प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं, तो ये भी आप वहीं से पढ़िएगा। ये आप देख लीजिए, इन्हीं प्रश्नों को तैयार करें अच्छे से। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देने हैं। ये जो ऊपर हमने भक्तिकाल के प्रश्न पढ़े ना, संत काव्य की विशेषताएं, भक्तिकाल को स्वर्ण युग, उन्हीं में से ये छोटे प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास का वात्सल्य वर्णन, ठीक है। कृष्ण काव्य की विशेषताएं, अब ये बड़े प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो 5 नंबर के उसमें पूछा गया है, तो विशेषताओं वाले पॉइंट आप थोड़ा कम लिख देना, 5 नंबर के हिसाब से इस प्रश्न को करना। सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ, ये भी करवाया हुआ है। और अष्टछाप का संक्षिप्त परिचय, ये भी करवाए हुए हैं। ये सारे प्रश्न आप प्लेलिस्ट BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखें, उसमें सारे प्रश्न हैं ये। फिर हमारा व्यवहारिक हिंदी में से ये पोर्शन है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 5-5 नंबर के 4 प्रश्न दिए हैं, कोई 2 करने हैं। हिंदी वर्तनी की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। राजभाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए और भाषा की संरचना पर प्रकाश डालिए। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनमें से आपको कोई 2 लिखने हैं। तो जो नए बच्चे हैं, MDU से अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो चारों ही याद करें, कहीं वो भी इनमें से कोई 2 ढूंढें। अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, तो इस पूरे पेपर को बड़े अच्छे से सभी प्रश्नों को तैयार करें, काफ़ी हद तक आपको इसमें से हेल्प मिलेगी। छोटे प्रश्न हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। 7वां प्रश्न है आपका, भाषा किसे कहते हैं? इसे तो शायद बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी को पता है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना है, मैथिली। भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो सबसे पहले भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कबीर की एकमात्र रचना का क्या नाम है? बीजक। एकमात्र रचना कौन सी है? बीजक, जिसके अंदर साखी, सबद और रमैणी, इन तीनों का संकलन किया गया है, तो बीजक नाम है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। कोमा कौन है? कोमा मिहिरदेव की पुत्री है और शकराज की होने वाली पत्नी, भावी पत्नी कहेंगे हम, या फिर शकराज की प्रेमिका भी आप लिख सकते हो। मिहिरदेव की पुत्री और शकराज की प्रेमिका या होने वाली पत्नी। ध्रुव स्वामिनी किससे प्रेम करती हैं? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। रामगुप्त के मंत्री का क्या नाम है? रामगुप्त के मंत्री का नाम शिखर स्वामी है। तो ये पेपर था MD यूनिवर्सिटी का। बाकी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, तो आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली तो मेरा यह वीडियो मुझे सार्थक लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।